हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 का अगला टॉपिक, जो कि है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव कहने का मतलब वहां के जो, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था वहां के स्टेट्स के बारे में, यानी यहाँ वहां की सोसाइटी जो थी वो कैसे कैटेगराइज थी, किन्हें टैक्स पे करना पड़ता था और किन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव में कि वहां की पब्लिक को, जो वहां की जो कॉमन पब्लिक थी, उसे क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते थे जिंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए। तो इसका हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता गया, वहां राइजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ फूड डिमांड जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो हाई होगी। यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी और पॉपुलेशन जो है वो कितना इंक्रीज हो गया था। तो देखते हैं 1715 में पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो थी 23 मिलियन। 23 मिलियन लोग जो थे वो 1715 में थे और वही बढ़ करके 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। यानी पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन बढ़ गई थी और 5 मिलियन बढ़ने की वजह से हमारा इसमें अगला पॉइंट आएगा क्या कि प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज एज डिमांड। इसमें जो होता है क्या कि हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स था, ठीक है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन से बढ़ करके 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज्ड एज डिमांड। जो प्रोडक्शन था वो हमारा डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा, यानी प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज्ड एज डिमांड, यानी वहां प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा। और इसके वजह से हुआ क्या कि वहां ऑब्वियस ही बात है, जब प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा तो फूड की कमी हो जाएगी, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई वहां। और उसके वजह से वहां हुआ क्या प्रॉब्लम कि जो प्राइसेस जो हैं वो रैपिडली इंक्रीज करने शुरू हो गए। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब डिमांड जो है जितनी होती है उतना डिमांड अगर फुलफिल नहीं, और उतना अगर हमारा सामान सप्लाई नहीं आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में फूड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रांस में भी यही कंडीशन हुई, पॉपुलेशन बढ़ा लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन डिमांड तो बढ़ता गया, और डिमांड बढ़ता गया और जो सप्लाई है वो आ नहीं रही थी, उसके वजह से वहां जो है वो प्राइसेस जो है फूड स्टेपल्स, जो भी फूड प्रोडक्ट्स थे उसके प्राइसेस बढ़ते गए। और वहां का जो स्टेपल डाइट था, यानी स्टेपल फूड, जैसे इंडिया में राइस या हम लोग गेहूं को मानते हैं, वो स्टेपल फूड होता है इंडिया में, और फ्रांस में स्टेपल फूड जो है वो ब्रेड है। यानी अधिकतर पॉपुलेशन वहां ब्रेड कंज्यूम करती ही करती है और ब्रेड का दाम इसके वजह से काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसमें फिर अगला पॉइंट हमारा आता है क्या, मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड सैलरीज। ठीक है, वहां जितने भी वर्कर्स थे, वर्कर्स वो जो थे वो फिक्स्ड सैलरी थी उनकी। अगर हम लोग बात करते हैं कि अब तो इसमें इससे प्रॉब्लम क्या है, जब वर्कर्स के पास फिक्स्ड सैलरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ रही थी और प्रोडक्शन जो सप्लाई थी वो सप्लाई जो है प्रोडक्शन के जो सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं आ रही थी, और उसके वजह से हो रहा था क्या कि प्राइसेस जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। और वर्कर्स हैं जिनकी फिक्स्ड सैलरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सैलरीज थी वो जैसे जैसे फूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ रही थी, और इसके वजह से वहां के लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। उन्हें खाने के लिए ब्रेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, और इसके वजह से हुआ क्या, गैप बढ़ते चला गया। गैप किसके, रिच और पुअर्स के बीच में जो है वो गैप इंक्रीज होता चला गया। यानी कहने का मतलब जो रिच है वो रिच होते चले गए और पुअर्स जो है वो पुअर होते चले गए, और इसके वजह से हुआ क्या कि वहां जो है पब्लिक इनस्टेबल हो गई। उसका नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट आएगा क्या कि अभी जैसे कि ये तो प्रोडक्शन की बात हुई, इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये आएगा क्या, क्रॉप्स जो थे डिस्ट्रॉयड। वहां हुआ क्या कि अब जो नेक्स्ट फसल आने वाली थी, जो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग होने वाला था, उसमें जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हेल्थ की वजह से। हेल्थ कहने का मतलब जो पत्थर गिरता है, ओला गिरता है, उसके वजह से वहां के जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। वहां का कंडीशन जो है वो वर्स था।
कंडीशन जो है मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो था वो खराब था वहां। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे रीजंस थे, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए हेल्थ की वजह से, बुरे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, और इसके वजह से लोग वहां सबसिस्टेंस क्राइसिस में फंस गए। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है तो देखते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस को। सबसिस्टेंस क्राइसिस पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग इसे लिख लेंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन जहां लोगों को बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी इंडेंजर्ड हो, यानी वह ऐसा एक कंडीशन जिसमें लोगों को जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो भी अवेलेबल ना हो, जो बेसिक हमारा लाइवलीहुड का सामान है वो भी अवेलेबल ना हो, ऐसे कंडीशन को हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। हम लोग देखते हैं ये क्या है, एन एक्सट्रीम livelihood are endangered। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें जो लाइवलीहुड का जो बेसिक सामान है वो भी अवेलेबल ना हो। हमारे इसके बाद अगला पॉइंट है क्या, सॉरी अगला टॉपिक है हमारा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। कहने का मतलब क्या है कि उस समय जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था यानी अपर मिडिल क्लास था उसने इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था किस चीज के लिए, एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी जो भी प्रिविलेजेस वहां बाय बर्थ या और सारे प्रिविलेजेस जो भी दिए जाते थे उसके अगेंस्ट ने वहां जो भी वहां मिडिल क्लास था उसने इनिशिएट करना शुरू कर दिया था। जिसमें हम लोग देखते हैं अपना पहला पॉइंट क्या है, इन द पास्ट पीजेंट्स वर्कर्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। यानी वहां के जो पीजेंट्स थे यानी जो किसान थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया, सबसे पहले रिवोल्ट करना शुरू किया वहां कि किस चीज के अगेंस्ट, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी, यानी वहां जो तेजी से बढ़ते हुए टैक्सेस थे और जो फूड स्कैर्सिटी थी उसके अगेंस्ट सबसे पहले वहां जो लेबर्स थे और वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, इन लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम, एक चीज में वो लैकिंग हो जाते थे। वो लैक क्या करते थे या कमी किस चीज की रह जाती थी, वो ऑर्गेनाइज्ड मीन्स एंड प्रोग्राम्स नहीं रख पाते थे। यानी कहने का मतलब वो लोग इलिटरेट होते थे और उनकी जो थिंकिंग होती थी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता था या ऑर्गेनाइज वो उतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को नहीं कर पाते थे। और इसके वजह से होता क्या था कि वहां लोग, उनके रिवोल्ट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते थे। और तो इसमें हुआ क्या कि उन लोगों ने किया क्या था कि ये सारे जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो चीजें थी, जो भी मीन्स एंड प्रोग्राम्स थे, उन्होंने इसे छोड़ रखा था किसके ऊपर, जो थर्ड स्टेट के जो भी हायर क्लास लोग थे। हायर क्लास कहने का मतलब जो कि रीच हो गए थे, जो कि प्रॉस्पेरस हो गए थे, रीच हो गए थे, किसकी वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, और उन्होंने जो फॉरेन कंट्री से ओवरसीज जो ट्रेड्स किए थे उसके वजह से वो लोग जो अमीर हो गए थे, उन लोगों के ऊपर उन्होंने अपना प्रोग्राम्स को या जो भी मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, उसको ऑर्गेनाइज करने का सब कुछ प्रोग्राम्स छोड़ रखा था उनके ऊपर। फिर 18th सेंचुरी में हुआ क्या कि सोशल ग्रुप्स जो भी 18th सेंचुरी में ये जो सोशल ग्रुप्स थे जो एजुकेशन और ओवरसीज ट्रेड में आगे हुए थे, ये बेसिकली 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी होते होते ये सारी चीजें हुई थी। इसके बाद हुआ क्या था कि दिस क्लास वाज एजुकेटेड, जो थर्ड स्टेट के जो अपर क्लास थे, इसमें अपर क्लास जो कि वेल एजुकेटेड भी बोल सकते हैं, वेल एजुकेटेड, और साथ ही साथ वो क्या थे, वो ओवरसीज ट्रेड करते थे, इसका सिल्क एंड वूलन टेक्सटाइल्स का। सिल्क एंड वूलन टेक्सटाइल्स का ये लोग करते थे। कब ये लोग मेनली ये फॉर्म में आए, ये 18th सेंचुरी में ये ज्यादा इम्पैक्ट डाले सोसाइटी पे।
उसके बाद हुआ क्या था, ये जो एजुकेटेड सोसाइटी थी ये ऐसा बिलीव करती थी कि कोई भी ग्रुप जो है उसे बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। यानी जो थर्ड स्टेट के जो अपर क्लास लोग थे, यानी जो बिग मर्चेंट्स या एजुकेटेड पीपल जो कि ओवरसीज ट्रेड करते थे, वो लोग ऐसा मानते थे कि जो भी लोग हैं उनको बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज सोसाइटी में नहीं मिलनी चाहिए। और उस समय जो ये मूवमेंट जो रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें जो बड़े बड़े थिंकर्स थे या बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे उस समय के जो फिलोसफर्स थे उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग देखते हैं अपने उन कुछ फिलोसफर्स के बारे में। पहला नाम हमारा आता है जॉन लॉके का। जॉन लॉके, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी बुक लिखी हुई बुक थी। और इस बुक में इन्होंने लिखा क्या था, इस बुक में इन्होंने डिमांड किया था क्रिटिसाइज किया था वहां की जो डॉक्ट्रिन थी, यानी जो भी प्रिंसिपल्स रूल जो वहां क्या था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और वहां जो राइट्स थे मोनार्की के, यानी वहां की जो मोनार्की है, जो भी जो राजा था वहां का, उसके जो राइट्स थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपने बुक में, इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम के बुक में। एक और बुक था हमारा जीन जैकस रूसो के द्वारा लिखा हुआ, जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो जो थे ये भी एक फिलोसफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस बुक में इन्होंने क्या लिखा था, इस बुक में इन्होंने एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रपोज किया था, दैट मीन्स उन्होंने उम्मीद की थी, इच्छा जाहिर की थी कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट हो, यानी पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव से डिपेंडेंट हो। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं तो उन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी की बात की थी। किसने बात की थी, ये जीन जैकस रूसो ने बात की थी अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और तीसरा हमारा जो बुक आता है वो मॉन्टेस्क्यू का आता है। मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसफर थे, इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक्स लिखी थी। इसमें उन्होंने यह डिमांड की थी, या उन्होंने अपने एक आइडिया को रखा था जिसमें कोई भी सोसाइटी जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट उसका होना चाहिए क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फर्स्ट पार्ट होना चाहिए लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अगर हम लोग थोड़ा सा अब अपने टॉपिक से डाइवर्ट हों और इंडियन पॉलिटी की बात करें तो हम लोग यह भी देखेंगे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इसी चीज पे अभी यहाँ की गवर्नमेंट चल रही है। वहां लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 पार्ट में हमारी गवर्नमेंट बटी हुई है। और ये आइडिया दिया था कि इन्होंने मॉन्टेस्क्यू के बुक में था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उन्होंने इस आइडिया को रखा था। तो हुआ क्या कि ये सारे आइडिया जो फिलोसफर्स के थे वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से वो पूरे फ्रांस में फैल गए। और फ्रांस में फैल गए, वहां जो लोग इलिटरेट थे उन्हें पढ़ करके इन सारी चीजों को सुनाया जाता था। और ये सारी जो डिस्कशंस थे, यानी सोसाइटी में चेंजिंग्स लाने की, रेवोल्यूशन लाने की जो डिस्कशंस थी, वो वहां के हर सैलून, वहां के चाय की दुकानों में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे, ये सारी जगह पे होने लगे। और पब्लिक इससे क्या हुई, पब्लिक इससे इन्फ्लुएंस होते चली गई। और साथ ही साथ उसमें एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, वो था फ्रीडम ऑफ अमेरिका। अमेरिका की फ्रीडम हुई थी, अमेरिका का इंडिपेंडेंस खत्म हुआ था और इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके बाद अमेरिका के इंडिपेंडेंस होने के बाद वहां कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पब्लिक राइट्स दिए गए, यानी लोगों को वहां राइट्स दिए गए। सरकार को लिमिट किया गया कि वो कहां काम कर सकती है, कितने उसकी लिमिटेशंस होगी। और ये सारी चीजें भी फ्रांस के लोगों को इंस्पायर की, ताकि वो लोग अपने जो मोनार्की को चेंज करके किस डेमोक्रेसी का वहां डेमोक्रेसी लाएं और अपने रूल को चेंज कर दें। और वहां भी वो लोग भी चाहने लगे कि वहां भी पब्लिक को राइट्स दिया जाए, जो किंग है वो एक लिमिट में काम करे। ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। और तब तक अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। Thank you.